नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। ईद के मौके पर सियासी वार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। भाजपा का पलटवार। तुष्टीकरण और विभाजन की राजनीति करती हैं ममता बनर्जी। पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की तैयारियां चरम पर। भाजपा ने केरलम के लिए तीसरी और पुदुचेरी के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। कांग्रेस और अन्य दलों ने भी घोषित किए प्रत्याशियों के नाम। केंद्र सरकार ने रेस्टोरेंट, होटल और इंडस्ट्री के लिए कमर्शियल एलपीजी का कोटा बढ़ाकर 50% किया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त निगरानी रखने का निर्देश। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन से की बात। ईद और नवरोज पर दी मुबारकबाद। पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता पर जोर। दुनिया के 22 देशों ने ईरान से हमले रोकने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने की अपील की। पश्चिम एशिया में वाणिज्यिक जहाजों तथा तेल और गैस सुविधाओं पर ईरान के हमलों की निंदा। और अमेरिका और इजरायल ने ईरान के नतांज परमाणु स्थल पर किया हमला। ईरान ने हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया के अमेरिकी ब्रिटिश सैन्य ठिकाने पर साधा निशाना। और समाचार की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई खबरों की। तो 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है और पश्चिम बंगाल में भी चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सियासत का पारा चढ़ा हुआ है और बयानबाजी की धार भी तेज होती जा रही है। ईद के मंच से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तेवर और तीखे नजर आए तो भाजपा ने इसे तुष्टीकरण और विभाजनकारी राजनीति करार दिया। इधर चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। मतदान के बाद भी बड़ी संख्या में केंद्रीय बल तैनात रहेंगे। जुबानी जंग, चुनावी दाव और सख्त सुरक्षा के बीच बंगाल का सियासी रण दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों के चयन और प्रचार पर जोर दे रहे हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी भी हो रही है, जिससे चुनावी जमीन पर एक नई हलचल देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कोलकाता के रेड रोड पर ईद की नमाज के बाद सप्लीमेंट्री मतदाता सूची जारी होने की तारीख तय होने पर एक बार फिर एसआईआर की तीखी आलोचना की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी आक्रामक बयानबाजी की। उन्होंने मंच से भारत की विदेश नीति पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी पर अनुचित टिप्पणी की। वहीं भाजपा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ममता ईद के मंच से विभाजन की राजनीति कर रही हैं। हमारा अधिकार हम मोदी जी को नहीं देंगे। हमारा एक ही काम है, अब फौजिया मियां जाके हाथ मिलाता है, मिलाइए। हम सब देश को पसंद करते हैं। हमारी राज्य की मुख्यमंत्री किसी संप्रदाय की एक धर्मीय सभा में जाकर देश की प्रधानमंत्री को जिस भाषा से उन्होंने आक्रमण कर रहे हैं, वो चाहती क्या है? प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं कि आरोप में जाकर आप गले मिल रहे हो और पश्चिम बंगाल में उसका नाम काट रहे हो। एसआईआर के ऊपर चर्चा करने का जगह क्या ईद का मंच है? मोदी जी बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, 140 करोड़ देश की प्राइम मिनिस्टर है। मोदी जी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका प्राइम मिनिस्टर है। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर को घुसपैठिया बताया, खिलाफत कमेटी कलकत्ता को इसको
स्टेटमेंट करके निंदा, घोर निंदा करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने राज्य में मतदाता के बाद भी 700 कंपनी सुरक्षा बल तैनात करने का फैसला किया है। आयोग के सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग ने ईवीएम की सुरक्षा के लिए 200 कंपनी सुरक्षा बलों की तैनाती का निर्णय लिया है, जो स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं राज्य में मतदान के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त 500 कंपनी सुरक्षा बलों की तैनाती का निर्णय लिया है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन जनता किस पर भरोसा करती है, ये तो 4 मई को आने वाले परिणामों के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरव दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होने वाला है, लेकिन उससे पहले टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी सामने आने लगी है। कोलकाता में कई जगहों पर टीएमसी कार्यकर्ता भाजपा के चुनावी पोस्टर फाड़ते हुए नजर आए। टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की ये सीसीटीवी तस्वीर भवानीपुर के चक्रबेरिया इलाके की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस क्षेत्र में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के उम्मीदवार बनने के बाद से ये हॉट सीट बन गई है। आरोप है कि यहां तृणमूल कार्यकर्ताओं ने भाजपा के बैनर पोस्टर फाड़ दिए। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें स्थानीय तृणमूल काउंसिलर असीम बसु को उंगली उठाकर धमकाते हुए देखा जा रहा है। भाजपा का आरोप है कि इसके बाद उनके कार्यालय में तोड़फोड़ भी की गई। टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की दूसरी तस्वीर बरानगर के गोपाल लाल ठाकुर रोड की है। भाजपा का आरोप है कि पार्टी के उम्मीदवार सजल घोष के समर्थन में पोस्टर और फेस्टून लगाने के दौरान बिना किसी उकसावे के तृणमूल उम्मीदवार सायंतिका बंदोपाध्याय के समर्थक भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर टूट पड़े और उन्हें बाहरी कहकर तंज कसा गया। शनिवार दोपहर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोक भवन पहुंची। चुनाव आयोग द्वारा जारी लगातार निर्देशों के बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में चुनावों के चलते स्थिति लगभग आपातकाल जैसी है। शाम को लोक भवन में राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें केवल चाय के लिए बुलाया गया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह केवल एक शिष्टाचार भेंट है और उनका कोई एजेंडा नहीं है। और शनिवार शाम को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार भी लोक भवन में राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि से मिलने पहुंचे। राज्यपाल से मुलाकात के बाद बाहर आकर सुकांत मजूमदार ने कहा यह एक शिष्टाचार भेंट थी। हालांकि राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति और राज्य प्रशासन की पक्षपातपूर्ण भूमिका पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा प्रधानमंत्री पर किए गए हमले को लेकर सुकांत मजूमदार ने कहा कि इस तरह प्रधानमंत्री पर हमला करना शर्मनाक है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि यह पहली बार है जब राज्य में निष्पक्ष प्रशासन के नेतृत्व में चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री इतनी नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, आप निश्चिंत रहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ममता बनर्जी की सीट की संख्या 100 से नीचे आएगी। जनता के ऊपर हमें पूरा विश्वास है। जनता ममता बनर्जी को इस बार सबक सिखाएगी। ममता बनर्जी ऐसे यूनिक लीडर है पूरे देश में, बोल सकती है, क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री भारत का, हमारा ऑपोजिशन पार्टी का भी हो, कोई इस तरीके की डेरोगेटिव वर्ड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई यूज नहीं करता। इवन केरल के जो सीपीएम के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, वो भी नहीं करते। ओनली सिंगल पीस ऐसा मिलेगा आपको ममता बनर्जी। आप भगवान ही बचाए पश्चिम बंगाल को। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की आहट के साथ सियासी हलचल अपने चरम पर पहुंच गई है। निर्वाचन आयोग ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ईवीएम, वीवीपैट के रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है, तो राजनीतिक दल उम्मीदवारों के ऐलान और गठबंधन की रणनीति में जुटे हैं। पुदुचेरी और केरलम में भाजपा ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। वहीं असम और तमिलनाडु में भी गठबंधन और समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। चुनावी रणभूमि सज चुकी है। अब दाव, दलील और रणनीतियों के साथ सियासी दल जनता को अपने पक्ष में करने के लिए हर कोशिश में जुटे हुए हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां अपने चरम पर हैं। राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को अंतिम रूप देने के साथ ही एक दूसरे पर जवाबी हमले भी कर रही हैं।
इस बीच निर्वाचन आयोग ने असम, केरल और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ईवीएम और वीवीपैट को रैंडम तरीके से चुनने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि ये प्रक्रिया चुनाव में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। रैंडम तरीके से मशीनों के चयन से चुनाव की निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जाती है। भाजपा ने पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में कुल 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। मन्नादीपेट निर्वाचन क्षेत्र से ए नमसिवयम, ऊसुद निर्वाचन क्षेत्र से ई थिप्पेंथन, कालापेट निर्वाचन क्षेत्र से पीएमएल कल्याण सुंदरम, मुदलियारपेट निर्वाचन क्षेत्र से ए जॉन कुमार, मोनेवेली निर्वाचन क्षेत्र से एम्बालम आर सेल्वम और मही निर्वाचन क्षेत्र से ए दिनेशान को मैदान में उतारा है। केरल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा ने राज्य में अपने 11 उम्मीदवारों की तीसरी सूची आधिकारिक रूप से जारी कर दी है। जारी सूची के अनुसार तिरुवनंतपुरम सीट से करमना जयन, पीरूमेड सीट से वी रतीश, पुथुपल्ली से रविंद्रनाथ वकथनम, मावेलीकारा से अजीमोन और उडूर से पंडालम प्रतापन को उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं कोवलम से टी.एन. सुरेश और नेयाटिनकारा से राजशेखरन नायर को टिकट मिला है। केरल विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार का दिन प्रत्याशियों के नामांकन के नाम रहा। भाजपा, कांग्रेस और वाम दलों के कई नेताओं ने अपने अपने नामांकन भरे। उधर असम में भी विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मियां चरम पर हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई ने 6 दलों के साथ गठबंधन पर भरोसा जताते हुए कहा कि भाजपा के खिलाफ वोटों का विभाजन नहीं होने देंगे। तो असम में 6 विरोधी दलों का गठबंधन है। कांग्रेस, असम जातीय परिषद, राइजो दल, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल और एपीएचएलसी। लगभग 100 सीटों पर असम के 126 में से 100 सीटों पर असम कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को आगे बढ़ाएगी। यही हमारी पहले की रणनीति थी और इससे हमें अपेक्षा है कि जो बीजेपी के विपरीत जो वोट है उसमें विभाजन नहीं होगा। इधर तमिलनाडु में अम्मा मक्कल मुनेत्र कशगम यानी एमएमके महासचिव टीटीवी दिनाकरन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दिनाकरन ने साफ किया कि वो सीट बंटवारे के सिलसिले में नहीं बल्कि डीएमके को हराने की रणनीतियों पर चर्चा करने आए थे। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अगले 2-3 दिनों तक दोनों दल सौहार्दपूर्ण तरीके से सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे देंगे। 5 राज्यों में सभी दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता किस पर भरोसा जताती है ये तो 4 मई को परिणामों के बाद ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये थी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से जुड़ी लोकतंत्र की खबरें। और आइए बात कर लेते हैं एलपीजी सिलेंडर्स की। भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कमर्शियल एलपीजी का आवंटन बढ़ाकर अब 50% कर दिया है। इसमें पहले से दिए गए 20% और पीएनजी विस्तार से जुड़े सुधारों के आधार पर दिए गए 10% के साथ अब अतिरिक्त 20% आवंटन और जोड़ा गया है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के सेक्रेटरी डॉक्टर नीरज मित्तल ने सभी राज्य यूटी के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि 23 मार्च से 20% का अतिरिक्त आवंटन लागू हो जाएगा, जिससे कुल आपूर्ति संकट पूर्व स्तरों के 50% तक पहुंच जाएगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार यह अतिरिक्त 20% एलपीजी उन क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा जहां इसकी ज्यादा जरूरत है। इनमें रेस्टोरेंट्स, ढाबे, होटल्स, औद्योगिक कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग और डेयरी यूनिट, सरकारी सब्सिडी वाले कैंटीन, कम्युनिटी किचन और प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो वाले सिलेंडर्स शामिल हैं। सरकार ने कहा कि युद्ध जैसे हालात के बावजूद घरेलू एलपीजी और पीएनजी को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों को भी प्राथमिकता दी गई है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग का आज 22वां दिन है और अमेरिका के उम्मीद के विपरीत आज ईरान भी युद्ध के मैदान में
टिका हुआ है। खास बात यह है कि भले ही ईरान सैन्य क्षमता में कहीं भी अमेरिका और इजराइल के सामने नहीं टिकता हो, लेकिन अपनी रणनीति से उसने अमेरिका और इजराइल को हैरान कर दिया है। ईरान मिडिल ईस्ट में हर उस जगह पर हमला कर रहा है जिसका संबंध अमेरिका और इजराइल से है। ईरान पिछले 4 दिन से इजराइल पर क्लस्टर बम से हमला कर रहा है। क्लस्टर बम से हमले की ये ताज़ा तस्वीर तेल अवीव के आसमान की है, जहां देर रात ईरान ने प्रतिबंधित क्लस्टर बम से हमला कर दिया, जिसके बाद पूरे शहर में सायरन बजने लगे और लोग जान बचाने के लिए शेल्टर की ओर भागने लगे। इसी बीच अमेरिका इजराइल की तरफ से ईरान के सबसे महत्वपूर्ण नतांज परमाणु केंद्र पर हमला किया गया। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम पत्रिका के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने मिलकर यहां जबरदस्त बमबारी की है। हालांकि दावा किया गया कि इस अटैक में किसी भी तरह के रेडिएशन के रिसाव की खबर नहीं है। I think we've won. We've knocked out their Navy, their Air Force. We've knocked out their anti-aircraft. We've knocked out everything. We're roaming free. From a military standpoint, all they're doing is clogging up the strait. But from a military standpoint, they're finished. मिडिल ईस्ट में भड़की जंग की आग अब हिंद महासागर तक पहुंच गई है। ईरान ने इस जंग में पहली बार लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ईरान ने लगभग 3800 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में अमेरिका और ब्रिटेन के सैन्य बेस पर 2 मिसाइलों से हमला किया, लेकिन कोई भी बेस को निशाना नहीं बना सकी। आपको बता दें कि हिंद महासागर में यह अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना है। ईरान पर हमला करने वाले बॉम्बर्स इसी बेस से उड़ान भर रहे हैं। ईरान के हमलों के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि अगले हफ्ते ईरान के खिलाफ हमले और तेज किए जाएंगे। השבוע עוצמת התקיפות שיבצעו צה"ל וצבא ארצות הברית נגד משטר הטרור האיראני ונגד התשתיות עליהן הוא נשען תעלה מדרגה באופן משמעותי, והמערכה בהובלת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו תימשך. אנחנו נחושים להוסיף ולהוביל את המתקפה נגד משטר הטרור האיראני, לערוף את ראשי מפקדיו। ईरान के हमलों से पश्चिमी एशिया में अमेरिका को खासा नुकसान हुआ है। इस युद्ध में अमेरिका के अब तक लगभग 13 सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 230 से अधिक घायल हुए हैं। वहीं इजराइल में 22 मौतें और 4100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। दोनों तरफ से हो रहे हमलों को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये जंग और तेज हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियन से बात की और ईद और नवरोज की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा, राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियन से बात की और उन्हें ईद और नवरोज की शुभकामनाएं दी। हमने उम्मीद जताई कि ये त्योहारों का मौसम पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि लेकर आएगा। क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों की निंदा की, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा करते हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं। नेविगेशन की स्वतंत्रता की रक्षा करने और ये सुनिश्चित करने के महत्व को दोहराया कि शिपिंग मार्ग खुले और सुरक्षित रहें। ईरान में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए ईरान के निरंतर समर्थन की सराहना की। ईरान इजराइल युद्ध के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बात की, जिसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए उन्होंने अपने संदेश में लिखा, आज शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बात हुई। मैंने उन्हें नवरोज और ईद की बधाई दी। हमारी बातचीत संघर्ष से संबंधित नवीनतम घटनाक्रमों और क्षेत्र पर इसके प्रभावों पर केंद्रित थी। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके तहत विदेश मंत्रालय सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे संचालित कंट्रोल रूम के जरिए हालात पर नजर रख रहा है। विदेशों में संचालित भारतीय मिशन भी 24 घंटे काम कर रहे हैं। इसके तहत 28 फरवरी से अब तक लगभग 3
30,000 लोगों को भारत लाया गया है, जबकि इसकी व्यवस्थाओं को और बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज यूएई से करीब 90 उड़ानें संचालित होने की उम्मीद है, जबकि सऊदी अरब और ओमान से भी नियमित उड़ानें संचालित हैं। कतर ने अपना हवाई क्षेत्र आंशिक रूप से फिर से खोल दिया है और 8 से 10 गैर निर्धारित उड़ानें संचालित कर रहा है, जबकि कुवैत और बहरीन में हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण सऊदी अरब से वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की गई है। इधर MT-SAF-C विष्णु जहाज के 15 क्रू मेंबर्स इराक से सुरक्षित घर लाए जा चुके हैं। वहीं फारस की खाड़ी में मौजूद सभी 611 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और उनकी निगरानी की जा रही है, जबकि 500 से अधिक नाविकों को घर लाया जा चुका है। ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की 22 देशों ने मिलकर कड़ी निंदा की है। इनमें ज्यादातर यूरोपीय देश शामिल हैं। साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन जैसे खाड़ी देश भी ईरान की निंदा कर रहे हैं। 22 देशों ने संयुक्त बयान में कहा कि ईरान ने निहत्थे कमर्शियल जहाज़ों पर हमले किए, नागरिक बुनियादी ढांचे जैसे तेल और गैस को निशाना बनाया और ईरानी बलों की ओर से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया गया। इन देशों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए ईरान से तत्काल अपनी धमकियां, माइंस बिछाना, ड्रोन और मिसाइल हमले और अन्य कार्रवाइयां बंद करने की मांग की है, जो जहाज़ों को रोक रही है। आपको बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस व्यापार का महत्वपूर्ण मार्ग है। इसकी बंदी से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर गहरा असर पड़ रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरा आज संपन्न हो गया। दौरे के तीसरे दिन राष्ट्रपति ने गोवर्धन में पूजा अर्चना की और पावन परिक्रमा के इस विशेष कार्यक्रम ने न केवल ब्रजवासियों के लिए गौरव का क्षण बनाया, बल्कि देश भर के श्रद्धालुओं के बीच भक्ति और विश्वास का अनूठा संदेश भी पहुंचाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरा गहरी आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण रहा। दौरे के तीसरे दिन राष्ट्रपति ने गोवर्धन में गिरिराज महाराज के चरणों में दूध और घी अर्पित कर विधि विधान से पूजा अर्चना की और भगवान की आरती उतारी। मां महिम द्रौपदी मुर्मू जी आई, बहुत ही अच्छा लगा। एक हमारे गोवर्धन को आप देख ही रहे हैं किस तरह से सजाया गया है, एक त्योहार की तरह मनाया गया है। ये गिरिराज जी की महिमा को पूरे विश्व में बढ़ाया गया है और ऐसे ही गिरिराज जी की कृपा उन पे बनी रहे और वो बार बार आती रहे। पूजा के दौरान पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। मंदिर परिसर में राधे राधे और गिरिराज महाराज की जय के जय घोष गूंजते रहे, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक और कड़े इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। वहीं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी पूरे समय मौजूद रही। पूजा अर्चना के पश्चात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गिरिराज महाराज की प्रसिद्ध 7.5 कोस यानी करीब 21 किलोमीटर की लंबी परिक्रमा की। गोवर्धन पर्वत की यह परिक्रमा ब्रज क्षेत्र में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। मान्यता है कि इस परिक्रमा को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इस पावन परंपरा का हिस्सा बनते हैं। राष्ट्रपति का यह धार्मिक कार्यक्रम न केवल ब्रजवासियों के लिए गौरव का विषय बना, बल्कि देश भर के श्रद्धालुओं का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय ब्रज की यात्रा आज गोवर्धन में समाप्त हो गई। आपने देखा कि ये 3 दिवसीय ब्रज की यात्रा वृंदावन के इस्कॉन मंदिर से शुरू हुई थी और आज यहाँ गोवर्धन बाबा में दान घाटी मंदिर में आकर के समाप्त हो गई। आज आते ही उन्होंने गोवर्धन बाबा की पूजा अर्चना की, आरती की और साथ ही समस्त देशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे भविष्य की कामना की। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, DD न्यूज़, गोवर्धन, मथुरा। भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज मुंबई स्थित रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और स्नातक छात्रों को कौशल विकास, रोजगार योग्यता तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये दीक्षांत समारोह न केवल शैक्षणिक उपलब्धि का उत्सव है, बल्कि कुशल मानव पूंजी का
वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के पहले बैच का हिस्सा बनाकर उन्होंने इतिहास रच दिया है। इस दौरान उन्होंने भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्किल इंडिया पहल के योगदान की भी प्रशंसा की। साथ ही उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ग्रीन टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे आधुनिक और वैज्ञानिक पाठ्यक्रम पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही उद्योग की जरूरतों के हिसाब से आधुनिक पाठ्यक्रमों पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही इसे लगातार अपडेट करना भी चाहिए और सबसे खास बात है कि युवाओं को दुनिया की जरूरतों के हिसाब से खुद को तैयार करना चाहिए। I always insist that we should have the latest syllabus which is more required in the market. Maybe computer engineering, maybe green technology of making green energy, but we should equip ourselves ready to meet the requirements of the world. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज मुंबई में महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार से उनके आवास देवगिरी पर मुलाकात की। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राज्य के कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, सांसद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे तथा सुनेत्रा अजीत पवार के पुत्र पार्थ अजीत पवार और जय अजीत पवार भी उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुंबई में 64वें जैन दीक्षा महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने जैन धर्म के मूल्यों और सिद्धांतों की जमकर प्रशंसा की। उपराष्ट्रपति ने समाज सेवा को जैन धर्म का प्रमुख मूल्य बताते हुए कहा कि इस समुदाय के लोग हमेशा समाज सेवा में सक्रिय रहते हैं। उन्होंने कहा कि जहां लोग अधिक पैसा कमाने के लिए हर जतन करते हैं, वहीं जैन धर्म मानने वाले अच्छी कमाई के बाद संन्यास के समय एक पल में सब कुछ समाज के लिए त्याग देते हैं और सेवा में लग जाते हैं। Jainism means, what I understand is service to the society. That is what I understand as Jainism. If there is one single Jain anywhere in the country, he will be joining with others to serve the society. उत्तराखंड में भाजपा सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर नैनीताल जिले के हल्द्वानी में 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस के समय कई घोटाले हुए, लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद घोटालेबाज जेल में है। राजनाथ सिंह ने भाजपा सरकार द्वारा पिछले 4 वर्षों में किए गए तमाम कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ऑल वेदर रोड से 4 धाम यात्रा और भी सुगम और सुरक्षित होगी। इसमें स्थानीय रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे यह जानकर बेहद प्रसन्नता हुई कि सरकारी कामकाज में भी, सरकारी सेवाओं में भी लगातार यहां पर निरंतर महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अब धुरंधर धामी कहा जाना चाहिए। धुआंधार इन्होंने काम किया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंत्रालय की हालिया उपलब्धियों को साझा किया, जिसमें बताया भारत EFTA समझौते से निवेश और रोजगार के नए अवसर बना रहा है, जबकि असम का GI टैग वाला जोहा चावल अब यूरोप तक निर्यात हो रहा है। राष्ट्रीय IP अवार्ड्स और फिक्की FLO MSME अवार्ड्स में नवाचार और महिला उद्यमिता को सम्मानित किया गया। वहीं सरकार समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा मजबूत करने पर भी फोकस कर रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार सम्मेलन प्रकृति 2026 का आयोजन नई दिल्ली में
शुरू हुआ। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, उद्योगपतियों, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों को कार्बन बाजारों की बदलती गतिशीलता, जलवायु परिवर्तन में उनकी भूमिका और भारत के हरित विकास के अवसरों पर विचार विमर्श करने के लिए एक उच्च स्तरीय मंच प्रदान करता है। कार्यक्रम के दौरान भारतीय कार्बन बाजार पोर्टल का शुभारंभ केंद्रीय विद्युत एवं आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर और विद्युत राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने किया। पोर्टल का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री के दूरदर्शी मार्गदर्शन में जलवायु प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाने में भारत के नेतृत्व की बात कही और कहा कि भारत ने यह सिद्ध कर दिया है कि जलवायु संबंधी उत्तरदायित्व और आर्थिक विकास साथ साथ चल सकते हैं। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम ये बनाई गई है और इस स्कीम के अंतर्गत ही आज जो कार्बन मार्केट का जिसका पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये ढांचा बना दिया है और आने वाले और एक 4 महीने के बाद मैं कह सकता हूं कि एक फॉर्मली जो ट्रेडिंग है कार्बन मार्केट में वो 4 महीने के बाद शुरू हो जाएगी। अभी तक कार्बन सर्टिफिकेट की जो ट्रेडिंग है वो अपने देश में नहीं है बल्कि विदेशों में होती है, लेकिन आज से जो पोर्टल लागू किया गया है, सब जो संबंधित लोग हैं, जो भी कंसर्न इसमें पार्टीज हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनका सबका निरीक्षण होगा ताकि कितना कार्बन उत्सर्जन कौन करता है और कितनी कंप्लायंस किसको करनी है। नवकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा को लेकर देश में लगातार तकनीकों पर काम किया जा रहा है। ऐसे ही दिल्ली में चल रहे भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट में कई स्टार्टअप्स इन तकनीकों का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे ही तकनीक है पेरोव्स्काइट सोलर पैनल, जो परंपरागत सोलर पैनल का विकल्प बन सकता है। इस पैनल को छत के अलावा खिड़की, दरवाजे और दीवारों पर भी लगाया जा सकता है, जो परंपरागत सोलर पैनल से काफी किफायती भी हैं। देखिए हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी की ये रिपोर्ट। दिल्ली के यशोभूमि में चल रहे भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 में 100 से ज़्यादा स्टार्टअप यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि पावर सेक्टर में तमाम तरह के जो नवाचार हैं उसको यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी तरीके का यहाँ पर एक नवाचार है जो कि पेरोव्स्काइट सोलर मॉड्यूल टेक्नोलॉजी है। और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये हम अगर सोलर पैनल की बात करें जो कि सिलिकॉन का बना होता है, उसके बदले ये जो है ये नॉर्मल जो ग्लास होता है उससे किस तरीके से पावर को जनरेट कर सकते हैं। सोलर एनर्जी है, जो लाइट की एनर्जी है, उसको हम पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके का यहाँ पर ये पूरा ये एक मॉडल जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। अंकित जो कि R&D हेड हैं P3C के, वो बताएंगे किस तरीके से ये काम करता है। अंकित, और क्या इसकी खासियत है? जो पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स हैं, ये लाइट जो इस पर पड़ती है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। और इसका जो सबसे अच्छा एडवांटेज है वो ये है कि ये लो लाइट में भी काम करता है। तो जैसे आप देख सकते हैं, तो ये अभी इंडोर लाइट में ही इट इज़ जनरेटिंग एनर्जी। तो अगर हम इसे बंद कर देंगे इन लाइट्स को, तो आप देखेंगे ये अभी इतना जनरेशन नहीं है। यू कैन सी नाउ इफ यू शाइन द लाइट ऑन इट, ये एम्बिएंट लाइट है, एम्बिएंट लाइट में करते ही ये जनरेशन आ गया। तो इट मीन्स ज़रूरी मतलब आउटडोर एप्लीकेशंस में तो दे कैन हेल्प ऑल्सो, इंस्टॉल करा ही जा सकता है। ये इंडोर एप्लीकेशन के लिए भी बहुत वायबल है, दे कैन जनरेट एनर्जी इन द इंडोर एप्लीकेशन एज वेल। ऑल्सो इस प्रोडक्ट के लिए इंडिया इज़ कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। ये पूरा मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। एक वर्ग फीट में ये कितना पावर जनरेट करता है और क्या इसकी कैपेसिटी है? तो मैक्सिमम अभी जो हम जिस कैपेसिटी पे अभी हम काम कर रहे हैं, ये 1 फीट में 10 वॉट जनरेट कर रहा है। मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 16 वॉट इन 1 फीट। तो 16 वॉट तक ये 1 फीट में जा सकते हैं। अभी जो परंपरागत जो सोलर पैनल हैं, अगर उनकी बात करें जो मोस्टली यूज हो रहे हैं, उससे ये कितना अलग है और क्या बेसिक डिफरेंट है कि उसको अगर यूज करते हैं तो? श्योर। तो मैं सिलिकॉन के बारे में अगर आपको बताऊं तो सिलिकॉन एज यू नो 30 साल हो गए हैं हमें मार्केट में, पर सिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग अभी हम लोग नहीं कर पा रहे। ये प्रोडक्ट पूरा मैन्युफैक्चरिंग भी हम लोग इसको इंडिया में कर रहे हैं। दे आर वेरी स्टेबल एज वेल। हम लोगों को काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटीज़ अभी जो प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं, वी आर एसोसिएटेड विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। अगर हम लोग अपने प्लांट को गीगावाट के स्केल पे हम लोग अगर स्केल कर पाते हैं तो इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट से 50% डाउन हो जाएगा। तो हमें ये जो पड़ेगा इसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये 8 से 10 रुपीज़ पर वॉट पड़ेगा।
in India. तो बहुत ही किफ़ायती ये तकनीक होने वाली है और जिस तरीके से ये तकनीक जो है ये काम करती है, जो परंपरागत जो हमारे घर होते हैं, जो ग्लास की दीवारें होती हैं, वहाँ पर इसको इंस्टॉल करके, ये फिल्म को लगाकर, इस पूरे सिस्टम को इंस्टॉल करके बहुत आसानी से जो है वो पावर को जनरेट किया जा सकता है। और इस तकनीक के माध्यम से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भविष्य में जो है जो सोलर पैनल हैं परंपरागत, उनको इससे रिप्लेस किया जा सकता है, जो कि किफ़ायत के साथ साथ जो है जो मेक इन इंडिया भी होगा। किरण जगमोहन के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन की अवधि को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत JJM 2.0 देश भर के सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को दिसंबर 2028 तक नल कनेक्शन उपलब्ध कराकर सभी ग्राम पंचायतों को हर घर जल के प्रमाणन में सहयोग देगा। इस पर हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग में सचिव अशोक के मीना से विस्तार से बात की। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में सचिव अशोक के मीणा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी मिल गई कैबिनेट की, तो किस प्रकार से इसका प्रारूप रहने वाला है इस बार? प्रधानमंत्री जी का ये कहना था कि जल जीवन मिशन में हमको पानी प्रतिदिन पहुंचाना है, इसलिए जल जीवन 2.0 जो अभी हमें मंजूरी मिली है उसमें हम असेट क्रिएशन से सर्विस डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं, जिसमें पानी की व्यवस्था है प्रतिदिन प्रत्येक घर में पहुंचाने की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। और उसी लिए जो लोकल गवर्नमेंट होती हैं, ग्राम पंचायत होती हैं, उनकी भागीदारी इसमें बहुत बढ़ने वाली है। सर, कितना टाइम इसको होगा और कितना एलोकेशन अभी गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है? जो अभी हमारा एलोकेशन हुआ है वो 1.51 लाख करोड़ का सेंट्रल असिस्टेंस हमको एडिशनल मिला है और टोटल जो योजना है हमारी 8.69 लाख करोड़ की है, जिसमें राज्य सरकारों का भी श्रेय रहेगा। 3.6 लाख करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से खर्चा दिया जाएगा। और योजना ये है कि हम 2028 दिसंबर तक सारी ग्राम पंचायतों को हर घर जल सर्टिफाइड करा लें, जिसमें कि ग्रामवासी और ग्राम पंचायत मिलके ग्राम सभा के सामने अपना स्वयं एक रिजोल्यूशन करेंगे कि हमारे ग्राम पंचायत में सभी को पानी मिल चुका है। एनुअल मेंटेनेंस के तरीके से 8 मार्च से लेकर 22 मार्च प्रति वर्ष हम जल महोत्सव मनाएंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में भी अपनी जो योजना है उसके बारे में वो डिस्कशन करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी लोगों को पानी अच्छी गुणवत्ता का मिलता रहे। तो 2.0 जल जीवन मिशन इस बार इस तरीके से बहुत अलग रहने वाला है कि एक तरफ तो सभी ग्रामीण परिवारों तक जो है वो नल से जल पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, साथ ही साथ बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जाएगा और आम जन की इसमें सबसे बड़ी भागीदारी जो है वो रहने वाली है। कैमरामैन विमलेश के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। भारत इनोवेट्स डीप टेक प्री समिट का उद्घाटन आज IIT बॉम्बे में हुआ। इस दौरान भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने कहा कि डीप टेक इनोवेशन भारत की तकनीकी नेतृत्व और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करेगा। ये प्री समिट भारत इनोवेट्स 2026 का पूर्वाभ्यास है, जो वर्ष के अंत में फ्रांस में होगा। समिट में देश भर से चुने गए 137 डीप टेक स्टार्टअप्स ने अपने इनोवेशन प्रदर्शित किए। पहले दिन 70 से ज्यादा स्टार्टअप्स ने पिचिंग सत्रों में भाग लिया। अधिकारियों ने बताया कि देश भर से 3000 से अधिक स्टार्टअप्स ने आवेदन किया था, जिनमें से 137 डीप टेक स्टार्टअप्स को समिट में अपने इनोवेशन का प्रदर्शन करने के लिए चुना गया। उद्घाटन कार्यक्रम में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी, DST सचिव अभय करांधिकार, IIT बॉम्बे बोर्ड अध्यक्ष के राधाकृष्णन और निदेशक शिरीष केडरे मौजूद रहे। India is at the inflection point. In fact, we are now going beyond the inflection point, where earlier we had mostly the service economy, and now, without any doubt, we are moving to innovation and product economy. And Bharat Innovate is a step in that direction. And we are very proud that many missions which have been launched are making a difference in the lives of people, in the lives of academic community, lives of startups, lives of industries. So this is a gratifying thing that it is started to make an impact.
दिल्ली के उत्तम नगर में एक दलित युवक की हत्या के मामले पर भाजपा प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर घटना को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता ने तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी ने इतने दिनों बाद सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर प्रतिक्रिया दी, लेकिन मौके पर नहीं पहुंचे। उत्तम नगर के विषय पे एक ट्वीट किया है, आप गए नहीं वहाँ, ट्वीट इतने दिनों बाद किया आपने, और उस ट्वीट में भी आपने असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुझे लगता है कि ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता है वो आज भी यदि तुष्टीकरण और सामाजिक न्याय का विकल्प हो तो वो हमेशा तुष्टीकरण को ही चुनती है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। भारत ने लगातार दूसरे साल 1 अरब टन कोयला उत्पादन का बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है। कोयला मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। यह उपलब्धि देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और उद्योगों को निरंतर ईंधन सप्लाई सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कोयला क्षेत्र में सभी हितधारकों के समन्वित प्रयासों और लगातार मेहनत के कारण यह लक्ष्य संभव हो पाया है, जिससे थर्मल पावर प्लांट्स में रिकॉर्ड कोयला स्टॉक बरकरार है। मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार फरवरी में कोयला उत्पादन 2.3% बढ़ा, जबकि 8 प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का संयुक्त इंडेक्स भी 2.3% ऊपर रहा। पश्चिम एशिया के संकट के बावजूद थर्मल प्लांट्स में 53.41 मिलियन टन कोयला स्टॉक मौजूद है, जो मौजूदा खपत के हिसाब से करीब 23 दिनों के लिए पर्याप्त है। कोल इंडिया लिमिटेड सभी उपभोक्ताओं को पर्याप्त कोयला उपलब्ध कराने के लिए सक्रिय है। ये उपलब्धि बेहतर योजना और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला का नतीजा है। भारतीय नौसेना लगातार अपनी ताकत और क्षमता में बढ़ोतरी कर रही है। नौसेना जल्द ही अपने बेड़े में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक और जहाज को शामिल करने जा रही है। 3 अप्रैल को एक समारोह में मध्यम आकार और तेज गति वाले अपने अत्याधुनिक स्टील्थ युद्धपोत तारागिरी को शामिल करने की तैयारी नौसेना कर रही है। तारागिरी का नौसेना की अग्रिम पंक्ति में शामिल होना भारत की समुद्र में संप्रभुता के लिए निर्णायक क्षण होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होने वाला ये समारोह आत्मनिर्भर नौशक्ति बनने की दिशा में भारत की यात्रा का प्रमाण बनेगा। प्रोजेक्ट 17A श्रेणी के चौथे शक्तिशाली प्लेटफॉर्म के रूप में 6,670 टन वजनी तारागिरी सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की भावना और हमारे शिपयार्ड की उन्नत इंजीनियरिंग क्षमताओं का जीवंत प्रमाण है। इस फ्रिगेट का निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। इसका इस्तेमाल युद्ध अभियानों से लेकर मानवीय सहायता और आपदा राहत के कार्यों तक में किया जाएगा। भारतीय नौसेना युद्ध के लिए तैयार, एकजुट, विश्वसनीय और आत्मनिर्भर शक्ति के रूप में लगातार आगे बढ़ रही है। यह विकसित और समृद्ध भारत के लिए भारतीयों की ओर से डिजाइन जहाजों से समुद्र को सुरक्षित बनाती है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के लिफ्ट में हुई मौत मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम कॉलेज पहुंची। टीम ने सभी जरूरी पहलुओं का अध्ययन शुरू कर दिया है। बता दें कि दमदम निवासी अरूप अपने बेटे को इलाज के लिए लेकर आए थे, लेकिन अस्पताल की खस्ताहाल लिफ्ट टूटने से उनकी मौत हो गई। पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने इस्तीफा दे दिया है। भुल्लर ने यह कदम पंजाब वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के एक अधिकारी की कथित आत्महत्या के बाद उठाया है। दरअसल अधिकारी ने आत्महत्या से पहले भुल्लर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। कैबिनेट से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। मुख्य सचिव KAP सिन्हा को आरोपों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और छात्रों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से राजधानी नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सुरक्षित यातायात का संदेश दिया।
हर साल बड़ी संख्या में लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा देते हैं। कई लोग घायल होते हैं और कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। स्कूली विद्यार्थियों के बीच सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता, जिम्मेदारी और व्यवहारिक समाधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन नई दिल्ली के विवेकानंद स्कूल में किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर भारत सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। विवेकानंद विद्यालय पूर्वी दिल्ली के अंदर आसपास के लगभग 100 विद्यालयों से बात करके उनके बच्चे, उनके टीचर्स, पेरेंट्स को यहाँ पर बुला करके एक बड़ी एग्जीबिशन लगाई है और कुछ नुक्कड़ नाटक भी दिखा रहे हैं और बच्चों में इसकी क्विज, पोस्टर मेकिंग और ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स, ताकि रोड सेफ्टी का अवेयरनेस अधिक से अधिक समाज में हो सके। इस अवसर पर 100 से अधिक स्कूलों के विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सड़क सुरक्षा का संदेश दिया गया और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सभी छात्रों और शिक्षकों ने यातायात नियमों का पालन करने की शपथ ली। हम अपनी यंग यूथ को सिखाना चाह रहे हैं कि रैश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और रॉन्ग वे में जाना, स्पीडिंग करना, क्योंकि उनकी जो फैमिली होती है, मेन प्रॉब्लम उनकी फैमिली फेस करती है। वो प्रॉब्लम फेस नहीं करते इतनी, क्योंकि वो तो अपनी रैश ड्राइविंग कर लेंगे, बट उनकी फैमिली इतनी मेहनत करती है, उनको पालती है, पोसती है और उनको बड़ा करती है और दुख उनकी फैमिली को होता है। गौरतलब है कि सड़क दुर्घटनाओं में युवाओं की संख्या अधिक होती है, इसलिए कम उम्र से ही जागरूकता जरूरी है। इसी उद्देश्य से इस सम्मेलन के माध्यम से छात्रों को ट्रैफिक नियमों, हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। अमेरिका की संसद में एक बड़ा प्रस्ताव लाया गया है जिसमें 1971 में बांग्लादेश में हुए नरसंहार को आधिकारिक तौर पर जनसंहार मानने की मांग की गई है। यह प्रस्ताव सांसद ग्रेग लैंचमैन ने पेश किया है। इसमें कहा गया है कि 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान की सेना ने बड़े पैमाने पर हत्याएं, बलात्कार और अत्याचार किए, जिन्हें जनसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध माना जाना चाहिए। प्रस्ताव में खास तौर पर यह भी कहा गया है कि बंगाली हिंदुओं को निशाना बनाया गया था। साथ ही जमात-ए इस्लामी जैसे समूहों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही गई है। दस्तावेजों के अनुसार इस नरसंहार में लाखों नागरिक मारे गए, 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुए और घरों और पूजा स्थलों को तबाह किया गया। प्रस्ताव में अमेरिका से पीड़ितों को न्याय दिलाने और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की गई है। हिंदू एक्शन के कार्यकारी निदेशक उत्सव चक्रवर्ती ने कहा कि अमेरिकी हिंदू और प्रवासी समुदाय के साथ मिलकर इस मुद्दे को सामने लाए हैं। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति से अपील की गई है कि इन घटनाओं को आधिकारिक रूप से स्वीकार करें और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर ध्यान दें। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और समुद्री मार्गों पर पैदा हुए संकट ने दुनिया भर में ऊर्जा और कृषि सप्लाई चेन को लेकर चिंता बढ़ा दी है। लेकिन इन हालातों के बीच भारत में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए सरकार ने पहले से ही मजबूत तैयारियां कर ली हैं। खाद की उपलब्धता, उत्पादन और सप्लाई को लेकर उठाए गए बड़े कदमों की वजह से देश के खेत खलिहानों तक उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, ताकि वैश्विक संकट के बावजूद किसानों की खेती किसानी और आने वाले खरीफ सीजन की तैयारी बिना किसी रुकावट के मजबूती के साथ आगे बढ़ती रहे। इन तमाम पहलुओं को लेकर आइए नजर डालते हैं महत्वपूर्ण जानकारियों के इस वीडियो पर। नमस्कार। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और कृषि सप्लाई चेन पर दिखाई देने लगा है। लेकिन भारत में स्थिति बाकी देशों की तुलना में कहीं बेहतर बनी हुई है। ऐसा इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि भारत सरकार की नीतियां और पहले से की गई तैयारियों के अलावा लगातार मॉनिटरिंग से बदलते समीकरणों को लेकर बड़े फैसले लिए गए हैं, जिससे भारत मजबूती के साथ कठिन समय में भी डटकर इस स्थिति का बेहतरी के साथ मुकाबला करता हुआ नजर आ रहा है। युद्ध और समुद्री मार्गों पर बढ़ते प्रतिबंध ने पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी है, क्योंकि तेल और गैस के साथ साथ फर्टिलाइजर यानी उर्वरक की आपूर्ति भी काफी हद तक इसी क्षेत्र पर निर्भर करती है। ऐसे हालात में आपके मन में सवाल उठना भी स्वाभाविक है कि अगर समुद्री रास्ते प्रभावित होते हैं तो क्या भारत में किसानों को खाद की कमी हो सकती है, खासकर जब कुछ ही महीनों के बाद खरीफ 2026 की बुआई शुरू होने वाली है।
क्या इस संकट का असर भारत की खेती किसानी और किसानों की जिंदगी पर पड़ेगा? भारत सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए क्या रणनीति अपना रही है? किस तरह के कदम भारत सरकार द्वारा अब तक उठाए गए हैं और भविष्य में अगर युद्ध और बढ़ता है तो भारत का फ्यूचरिस्टिक प्लान क्या है? साथ ही फर्टिलाइजर को लेकर आप लोगों के लिए सरकार क्या कर रही है और आपको इस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो आइए पूरी स्थिति को आंकड़ों और तथ्यों के साथ आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फर्टिलाइजर की आपूर्ति को लेकर सरकार की क्या तैयारी है। इसे ऐसे समझिए कि इस चुनौती को देखते हुए भारत सरकार ने पहले से ही बहुस्तरीय रणनीति तैयार कर ली है, जिसमें घरेलू उत्पादन बढ़ाना, वैश्विक स्तर पर आयात के नए स्रोत तलाशना, गैस सप्लाई सुनिश्चित करना और बड़े पैमाने पर बफर स्टॉक बनाना शामिल है। देश में उपलब्ध फर्टिलाइजर स्टॉक की उपलब्धता को देखें तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास इस समय उर्वरकों का लगभग 178 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा का मजबूत भंडार मौजूद है, जो पिछले साल के 130 लाख मीट्रिक टन की तुलना में करीब 37% अधिक है। इसमें डीएपी का स्टॉक लगभग 26 लाख मीट्रिक टन, एनपीके का 56 लाख मीट्रिक टन और यूरिया का करीब 59 लाख मीट्रिक टन शामिल है। यही वजह है कि सरकार का दावा है कि आगामी खरीफ सीजन 2026 के लिए किसानों को खाद की कमी नहीं होगी। इसके अलावा देश में यूरिया उत्पादन भी तेजी के साथ बढ़ाया गया है। सरकार ने गैस सप्लाई बढ़ाकर उर्वरक संयंत्रों को प्राथमिकता दी है, जिसके कारण यूरिया उत्पादन में लगभग 23% की वृद्धि दर्ज की गई है। ताजा आंकड़ों को देखें तो घरेलू यूरिया उत्पादन 54,500 से बढ़कर 67,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गया है, जिसका सीधा फायदा यह हुआ है कि घरेलू स्तर पर उर्वरक की उपलब्धता मजबूत बनी हुई है और वैश्विक संकट का असर सीमित हो गया है। इसके साथ सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि उर्वरक संयंत्रों को गैस की आपूर्ति प्रभावित ना हो। इसके लिए प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमों में बदलाव कर उर्वरक उद्योग को प्राथमिकता क्षेत्र में रखा गया है, ताकि संयंत्रों को उनके पिछले 6 महीनों की औसत खपत की कम से कम 70% तक गैस उपलब्ध कराई जा सके और उत्पादन लगातार चलता रहे। अब बात आयात रणनीति की। भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से भी मंगाता है, इसीलिए सरकार ने पहले से ही वैश्विक स्तर पर बड़े आयात सौदे किए हुए हैं। फरवरी 2026 तक भारत लगभग 98 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का आयात भारत कर चुका है और अगले 3 महीनों के लिए 17 लाख मीट्रिक टन से अधिक अतिरिक्त आयात की व्यवस्था पाइपलाइन में है। इसके साथ ही सरकार ने आयात के स्रोतों को भी विविध बनाया है, ताकि अगर किसी एक क्षेत्र में संकट हो तो दूसरे देशों से सप्लाई जारी रहे। इस दिशा में रूस, बेलारूस और मोरक्को जैसे देशों से उर्वरक आयात बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद भी भारत ने तेजी से सप्लाई सुनिश्चित की हुई है। युद्ध शुरू होने के बाद से ही लगभग 10 लाख टन यूरिया भारतीय बंदरगाहों तक पहुंच चुका है, जिससे देश में मई तक की मांग पूरी करने लायक स्टॉक उपलब्ध हो गया है। सरकार ने सिर्फ आयात ही नहीं बढ़ाया, बल्कि आपात स्थिति के लिए अतिरिक्त खरीद यानी कि स्पॉट बाइंग की रणनीति भी अपनाई है, ताकि अचानक मांग बढ़ने या वैश्विक सप्लाई में बाधा आने पर तुरंत उर्वरक खरीदा जा सके और किसानों को समय पर खाद मिलती रहे। इसके अलावा पूरे देश में उर्वरक वितरण की भी निगरानी की जा रही है। राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे गोदामों में पर्याप्त स्टॉक रखें और किसानों तक समय पर खाद पहुंचाएं, ताकि बुआई के समय किसी तरह की अफरा तफरी या कृत्रिम कमी पैदा ना हो। कुल मिलाकर अगर आंकड़ों में देखें तो भारत ने 3 स्तरों पर तैयारी की है। पहला, घरेलू उत्पादन में 23% की बढ़ोतरी हुई है। दूसरा, 178 लाख मीट्रिक टन से अधिक का मजबूत बफर स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। तीसरा, 98 लाख मीट्रिक टन से अधिक आयात और अतिरिक्त शिपमेंट की व्यवस्था की गई है। यही वजह है कि सरकार ने साफ कहा है कि पश्चिम एशिया में युद्ध के बावजूद भारत में फर्टिलाइजर की कोई कमी नहीं होगी और किसान खरीफ 2026 की बुआई बिना किसी चिंता के कर सकते हैं। कुल मिलाकर वैश्विक संकट के बीच भारत सरकार ने समय रहते उत्पादन, आयात और वितरण
इन तीनों मोर्चों पर रणनीतिक कदम उठाकर यह सुनिश्चित कर दिया है कि देश के किसानों को खाद की कमी का सामना न करना पड़े और खेती की तैयारी पूरी तरह से मजबूती के साथ आगे बढ़ती रहे। यही कारण है कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद देश की ऊर्जा व्यवस्था, व्यापार गतिविधियां और खेती किसानी मजबूत बनी हुई है, जो भारत सरकार के सफल प्रयासों से सुनिश्चित हो पाई है। इसी के साथ इस महत्वपूर्ण जानकारी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। और इसी के साथ समाचार में भी आज के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।